और अब बात करते हैं देश के बजट की, क्योंकि आज देश का आम बजट पेश होने वाला है। आज पेश होगा देश का आम बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी और यह पहला पूर्ण बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश करेंगी। बजट में किसानों को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है और मिडिल क्लास के लिए भी, महिलाओं और युवाओं के लिए भी विशेष तोहफे की संभावनाएं हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 8वीं बार बजट पेश करेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज का दिन बेहद खास दिन होता है हमारे देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि आज बजट पेश किया जाना है। देश का आम बजट पेश किया जाएगा। आज देश का आम बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और अलग अलग वर्गों को खासी उम्मीदें हैं। चाहे मिडिल क्लास और सैलरी वर्ग की अगर बात करते हैं तो उनको भी इनकम टैक्स में छूट की उम्मीदें हैं और देश के युवाओं को रोजगार के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो सरकार का संकल्प है उसको लेकर के भी काफी उम्मीदें देश के लोगों को हैं इस बजट से। और अब बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया है, सुबह 11 बजे का समय जब बजट पेश किया जाएगा। सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन उससे पहले बजट को कैबिनेट की भी मंजूरी मिलनी है। उसके लिए भी एक बैठक होगी और राष्ट्रपति के पास भी पहुंचेंगी वित्त मंत्री। राष्ट्रपति को भी एक कॉपी दे करके आएंगी बजट की। आज पेश होगा देश का आम बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफी उम्मीदें जताई हैं इस बजट को लेकर के। उनकी तरफ से कई बड़ी बातें कही गई हैं बजट के लिए। उन्होंने इस बजट को विकसित भारत की दिशा में एक अहम बजट जो है वो बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा बजट से पहले कि सरकार हर दिशा में, चाहे भौगोलिक दिशा की बात करें, सामाजिक या आर्थिक रूप से बात करें, मिशन मोड में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने तीव्र विकास हासिल करने में सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के महत्व पर भी बात की। जब बजट सत्र शुरू होने वाला था कल, उस दौरान उन्होंने संसद के बाहर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बातें कही। और आज देश का आम बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का यह आम बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट और पहला पूर्ण बजट। बजट में किसानों को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है, मिडिल क्लास के लिए भी बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। देश किस तरह से आगे बढ़े तेज गति से, अलग अलग जो योजनाएं हैं सामाजिक कल्याण की, उसको लेकर के भी बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। और बजट में ये ऐलान संभव है। इनकम टैक्स में राहत, हेल्थ बजट बढ़ने की उम्मीद है, सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, इस तरह की भी संभावनाएं हैं। ये बड़ी जानकारी है अपने आप में। किसान और युवाओं के लिए बड़ी घोषणा यहां पर की जा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाने पर भी फैसला संभव है, लिया जा सकता है बड़ा फैसला। घर खरीदना भी सस्ता हो सकता है। इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद यह हर बजट से की जाती है। हेल्थ बजट बढ़ने की उम्मीदें हैं। हेल्थ सेक्टर पर भी काफी फोकस जो है वो केंद्र सरकार का बना हुआ है। और पेट्रोल डीजल को लेकर के पिछले काफी समय से कई तरह की डिमांड जो है वो जरूर है, लेकिन क्या कुछ फैसला लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। और घर खरीदने को लेकर के भी ये माना जा रहा है कि घर खरीदना सस्ता किया जा सकता है सरकार की तरफ से। इस तरह का कोई बड़ा ऐलान इस दौरान किया जा सकता है। तो बजट में ये बड़ी बातें, बड़े ऐलान संभव हैं। और इससे पहले बजट की अगर आपको बात बताएं तो न्यू टैक्स रिजीम में काफी बदलाव किया गया था। 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। उसके बाद 7 से 10 लाख रुपए पर 10% का टैक्स, 10 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15% का टैक्स और 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स। ये इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया था, 15 लाख रुपए से ऊपर 30% टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 75,000 रुपए किया गया था।
खरीफ की फसलों का डिजिटल सर्वे का ऐलान, पैदावार बढ़ाने के लिए क्लस्टर स्कीम का फैसला। ये बजट 2024-25 की हम बातें बता रहे हैं आपको। 5 साल तक मुफ्त राशन देने का ऐलान इस दौरान किया गया था। ईपीएफओ में रजिस्टर होने पर इंसेंटिव देने का भी ऐलान किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में इंटर्नशिप कराने का फैसला युवाओं को, ताकि स्किल डेवलपमेंट हो सके और उनको रोजगार मिल सके। मुद्रा लोन के तहत भी 20 लाख रुपए तक लोन देने का फैसला लिया गया। 14 बड़े शहरों के विकास पर फोकस करने का फैसला किया गया था। कैंसर की 3 दवाएं कस्टम ड्यूटी फ्री की गई थी। तो ये बड़े फैसले उस दौरान लिए गए थे और इस बार क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। और ये 7 तस्वीरें आप देखिए। साल 2019, 2020, 2021, फिर 22, फिर 23 और 24 में 2 बजट पेश किए गए, एक अंतरिम बजट और एक सरकार बनने के बाद जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, तीसरी बार सरकार बनी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, तो उसके बाद जो बजट पेश किया गया उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये अलग अलग तस्वीरों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7 बार अब तक बजट पेश कर चुकी हैं और 8वीं बार अब बजट पेश करने जा रही हैं। आज पेश होगा देश का आम बजट और उसके लिए पूरी तरह से तैयार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। बजट सत्र कल शुरू हो गया था। बजट सत्र में पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और उसके बाद आर्थिक सर्वे भी पेश किया गया। सरकार की तरफ से आर्थिक सर्वे को लेकर के भी और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर के ये कहा है कि यह बजट विकसित भारत के लिए नया विश्वास पैदा करेगा। जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब देश विकसित होगा, ये उम्मीद भी उन्होंने जताई है। और वहीं उन्होंने अपने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा, वो भी आपको सुनवाते हैं। और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की तो कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। और इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, वित्त मंत्रालय से रवाना हुई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस बार टैब के जरिए बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री की तरफ से। पारंपरिक बही खाते की बजाय इस बार टैब से बजट पढ़ेंगी वित्त मंत्री। वित्त मंत्रालय से रवाना हो चुकी हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बार टैब के जरिए बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पारंपरिक बही खाते की बजाय इस बार टैब से बजट पढ़ा जाएगा और वित्त मंत्रालय से रवाना हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए जब वित्त मंत्रालय से रवाना हुई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।
और आज का दिन बेहद बड़ा दिन है क्योंकि बजट पेश होने वाला है और इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। रामराजी शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश अग्रवाल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओंकार सिंह इनेलो से हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रोफेसर सुभाष सप्रा अर्थशास्त्री हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। और तरुण जिंदल जी टैक्स एक्सपर्ट वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करूंगा रामराजी शर्मा जी, क्योंकि आज बजट पेश होने वाला है। बजट को लेकर के किस तरह की सरकार की तैयारियां, क्या रिकमेंडेशन? लीगल अगुवाई में हमारे देश बहुत आगे बढ़ रहे हैं, चाहे रक्षा के क्षेत्र में मजबूत रहे, चाहे आर्थिक दृष्टि से हम बहुत आगे बढ़े हैं, चाहे एक ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है, धारा 370 और 35 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, विदेश में हमारा डंका बजा है। और हरियाणा में भी हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जन जन के क्षेत्र छत्ती बिरादरी के मतिया बहुत ही मिलनसार आदरणीय नायक खड़गे जी की अध्यक्षता में, उनकी अगुवाई में हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। आज बजट है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और मैं समझता हूं आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और जिस तरह से विकसित भारत का सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है, निश्चित रूप से ये बजट उसमें उनकी हाथ मजबूत करने में, उनका सपने को साकार करने में ये अहम भूमिका निभाएगा। और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो किसान है, मजदूर है, युवा शक्ति है, महिला शक्ति है, मध्यम वर्गीय परिवार है जिसको मिडिल क्लास के नाम से जाना जाता है, मजदूर है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे हमारा व्यापारी भाई है, चाहे हमारे कर्मचारी भाई हैं, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा ऐतिहासिक बजट पेश किया जाएगा। और मैं समझता हूं निश्चित रूप से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा और आने वाले इतिहास के पन्नों में इनका हमारे बजट को याद रखा जाएगा। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, भाई विकसित भारत की दिशा में हमारा बजट अहम बजट होगा और ये मोदी जी सरकार तीसरी बार बनी है और हमारा ये माननीय प्रधानमंत्री जी का तीसरा कार्यकाल है। जिस तरह से देवतुल्य जनता जन ने उनको आशीर्वाद दिया है, उनको ऊपर विश्वास जताया है और इसमें भी सबको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं मतलब छत्ती बिरादरी के सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए बहुत ही ऐतिहासिक बजट पेश होगा और निश्चित रूप से सभी वर्ग इसकी सराहना करेंगे और मोदी जी की सभी वर्ग जय जयकार करेंगे, क्योंकि मोदी जी को पता है भाई इस आदमी के साथ में क्या दिखते हैं, क्योंकि वो राजा के घर में पैदा नहीं हुए। बीजेपी में एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। बीजेपी में राजा का बेटा राजा नहीं होता। ठीक है, दिनेश अग्रवाल जी कांग्रेस किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कल भी संकेत दिए हैं, काफी कुछ कहा अपने भाषण में उन्होंने, और खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए जो संकेत उन्होंने दिया है कि मां लक्ष्मी की विशेष कृपा इन पर बनी रहे, उसको लेकर के क्या कुछ उम्मीदें आपको? हितेंद्र भाई आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि भारत की सरकार जो लेके आ रही है, अभी तक तो वो पिटारे में बंद है, बाकी हम उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छा बजट आएगा जी, और जिसके अंदर जनता की उम्मीदों पर ये खरा उतरे, ऐसी हम विश्वास करते हैं। परंतु जो पूर्व के हमारे अनुभव रहे हैं, अगर हम उनकी तरफ जाएं तो मुझे कई बार इस बात की निराशा भी होती है कि सरकार जो भी वायदे करती है जी,
और वायदे करने के बाद उन सरकार की घोषणाओं को जब अमल में लाने की बात आती है, तो क्योंकि वो सरकारी एजेंसियां और सरकारी विभाग उसको अमल में लाते हैं और सारी सच्चाइयां फाइलों में दबी रह जाती हैं। जैसे एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जी। प्रधानमंत्री ने 2018 के अंदर इस देश को एक बहुत बड़ी योजना दी थी, और ऐसी योजना दी थी कि मतलब चिरायु आयुष्मान योजना। हर व्यक्ति का इलाज होगा, गरीब आदमी का इलाज होगा, हर व्यक्ति के इलाज पे 5 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार खुद वहन करेगी। और अगर ये योजना केवल सरकारी हॉस्पिटलों तक सीमित रहती तो शायद देश को इसकी सच्चाई आज तक नहीं पता चलती। आज हरियाणा के अंदर 600 से ज्यादा ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनका 400 करोड़ रुपया सरकार की तरफ बकाया पड़ा है, सरकार उनका पैसा नहीं दे रही। और 400 करोड़ रुपए का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति पर जब 5 लाख रुपए आप खर्च करने की आपकी सीमा है, तो कितने लोगों का इलाज हुआ होगा पूरे हरियाणा में? तो 10-20 हजार लोगों का इलाज नहीं हो गया। और केवल 400 करोड़ रुपया, ओनली 400 करोड़ रुपया सरकार दे नहीं पा रही। वो 600 हॉस्पिटल लगातार हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मुख्यमंत्री के चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है उनकी। अंत में दुखी होकर उन्होंने कह दिया कि हमें चिरायु आयुष्मान योजना बंद करनी पड़ेगी, हम इसको आगे नहीं चला सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इस योजना को आगे चला सकें। यह हालत इनकी योजनाओं की है। दूसरा, आप आगे बढ़कर देखिए, इन्होंने कहा नमामि गंगे। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझे तो भगवान ने भेजा है, ऊपर से डायरेक्ट भेजा है, और मैं गंगा मैया की सेवा करने आया हूं। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नमामि गंगे के नाम पर ले लिया गया। 290 एसटीपी प्रोजेक्ट लगाने थे इनको, जिनमें से 147 पर काम शुरू हुआ और वो 147 भी अधूरे पड़े। 143 पर तो काम ही शुरू नहीं हुआ। जबकि गंगा मैया की सफाई करने के लिए आज के दिन कम से कम 650 एसटीपी प्रोजेक्ट चाहिए। जिन लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए लगाने के बाद आज तक गंगा को साफ नहीं कर पाए। आरटीआई लगाई जाती है तो कोई जवाब नहीं मिलता, उसके अंदर कुछ भी जवाब नहीं मिलता कि हमें नहीं पता गंगा साफ हुई नहीं हुई, कितनी हुई। और सैकड़ों करोड़ रुपया टेलीविजनों के ऊपर, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, विज्ञापनों पे सरकार खर्च कर देती है नमामि गंगे के नाम पर। और खास तौर पर दुखद बात यह है कि वो पैसा तब खर्च किया जाता है जब चुनाव सिर पर आ रहा होता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सरकार जितनी भी योजनाएं लेके आती है, वो सारी योजनाएं धरातल पर आके सबकी हवा निकल रही है। आप देखिए, डॉलर 60 रुपए का जब था, तब ये प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 56 इंच की छाती होनी चाहिए। दूसरे से आंख में आंख मिला के बात करने की हिम्मत होनी चाहिए। हमारा रुपया अगर गिरेगा तो हमारे देश का सम्मान गिरेगा। रुपया मजबूत होगा तो देश का सम्मान मजबूत होगा। आज डॉलर की क्या स्थिति है? ठीक है। 60 रुपए का डॉलर जब 2013 में था, आज वो 90 रुपए का है। सेंचुरी लगाने को तैयार है, 100 रुपए से ऊपर जाने को तैयार है। ठीक है। और उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी बहुत होशियारी के साथ ये कहते हैं कि हम विकसित भारत का सपना देखते हैं 2047 के लिए। 2047, ठीक है। 2047 तक कौन बचेगा, कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा? किसने किसको ठेका दे दिया कि 2047 तक कौन आदमी सत्ता में रहेगा? बिल्कुल, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे भी इस बारे में जानेंगे। आपने काफी कुछ कहा है। ओंकार जी भी हमारे साथ हैं नॉलेज से। ओंकार जी, आपको क्या कुछ लग रहा है मोदी सरकार का जो बजट आज पेश होने जा रहा है? हितेंद्र जी, उम्मीद की जा सकती है, 11वें वर्ष में चल रही है सरकार, 11वां बजट है इनका। लेकिन पिछला जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ठीक नहीं रहा। बात तो हम करते हैं विकसित भारत की जी। 82 करोड़ लोगों को आज भी हम 5 किलो अनाज पे जिंदा रख रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। आज देश की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। उनके ऊपर बजट में प्रावधान रखने की जरूरत है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा,
ये मेन फैक्टर है जिनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। जी। और मेरा तो ये मानना है कि हम बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय, विदेशों में डंका बजाने की बजाय, जय जयकार करने की बजाय ये शब्द उठा लेते हैं बीजेपी के प्रवक्ता कहीं डिक्शनरी से। हमें काम करना चाहिए मुख्य रूप पर एजुकेशन के ऊपर, मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। आज हमारे भारत में युवा बहुत है, युवा देश है हमारा जी। हम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते कि हमारे यहां से करोड़ों लोग डॉक्टर बने, पूरे संसार में हर दूसरा व्यक्ति भारत का डॉक्टर हो। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसका बच्चा डॉक्टर बने, उसका बच्चा इंजीनियर बने। क्या दिक्कत है हमारे को? इसके लिए हमें संरचनात्मक ढांचे को विकास करना होगा। हम बात करते हैं नमामि गंगे की 20,000 करोड़ लगा देते हैं, ऐसी योजनाएं भी बनाइए, लेकिन इनसे सबसे पहले हम क्यों नहीं मेडिकल इंस्टीट्यूट, IIM, एम्स, IIT जैसे इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बना सकते? सैकड़ों हजारों इंस्टीट्यूट बनाओ, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। दुनिया का हर दूसरा बच्चा, मैं कहता हूं हर पहला बच्चा इंजीनियर भारत का हो। इतनी हमारे पास आबादी है, इतनी क्षमता है। दूसरी बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना के अपनी पीठ खुद थपथपा देते हैं। क्यों? आप जनता को इस काबिल बनाइए कि उनको जरूरत ही ना पड़े आपकी तरफ देखने की। साढ़े 82 करोड़ लोग आज भी आपकी तरफ देख रहे हैं। महीने की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक राशन डिपो पर चक्कर लगाते हैं, फिर राशन आ गया। पहले तो राशन आता नहीं, अगर आ गया तो डिपो वाला कहता है इस बार कनक नहीं बाजरा ले जाओ, तेल अगली बार ले जाना। ये व्यवस्था क्यों है? यानी कई तरह की बुनियादी जरूरतें अभी भी हैं, भले ही देश 75 सालों से आजादी भाषण देते हैं। जी बिल्कुल। इसी पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं, प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी हैं हमारे साथ, अर्थशास्त्री। उनसे समझते हैं कि किस तरह का इस बार का बजट रहने वाला है और किन किन वर्गों को उम्मीद, सप्रा साहब, इस बार है कि राहत मिले। जो नई मोदी सरकार है 3.0 जी, उसका ये पहला ही बजट है पूरे निकाली। बिल्कुल। पिछली बार करना पड़ा था प्रोजेक्ट हाँ। चुनाव होने की वजह से पहले उन्होंने इंटरिम बजट पेश किया, फिर अगस्त में पूरा बजट पेश किया। अब आज जिस तरह से कल मैडम हमारे जो वित्त मंत्री भी है आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया बजट सेशन में। अब उन्होंने जो ग्रोथ रेट है जो उन्होंने बताई है जी बिल्कुल। सप्रा जी मैं आऊंगा आपके पास, आपसे समझूंगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, आवाज शायद सही नहीं जा रही है। मैं तरुण जी से जवाब ले लेता हूं तब तक। तरुण जी, आपको क्या लग रहा है इस बार का बजट और किस तरह का रहने वाला है? क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि आर्थिक सर्वे भी पेश किया गया, उसमें भी काफी कुछ बातें जो हैं वो सामने आई। देखिए, पहले मैं अपने साथियों को शुक्रिया करना चाहूंगा कि ये बजट जो है 8वां बजट जो है मोदी सरकार पेश कर रही है। और इस बजट की मुख्य विशेषता ये होंगी, जब तीसरी बार सरकार बनी है और पूर्णकालीन बजट आ रहा है, तो हम ये चाहेंगे या ये जनता ये चाहेगी कि मोदी सरकार अच्छे से अच्छा बजट पेश करे, जिसमें बेसिकली जो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जनता के ऊपर जो कर का बोझ है वो कम हो। तो उसके लिए जो लिमिट्स हैं, जैसे कि 10 लाख रुपए की लिमिट्स हैं, हम चाहेंगे, जनता चाहेगी कि 10 लाख रुपए का आप जो है अजम्पशन, डिडक्शन, जो भी वटेवर जो भी है स्लैब है, वो 10 लाख रुपए का आप प्रोवाइड करें। और 10 लाख से ऊपर 20 लाख के लिए 10% और 20 लाख से 30 लाख 20%। तो इस तरीके से जो मिडल व्यक्ति है उसके ऊपर उस टैक्सेशन का बोझ कम होगा। क्योंकि जब हम एक ग्रोथ से गुजर रहे हैं, ग्रोथ रेट से हम गुजर रहे हैं, अगर हम वर्ल्ड की तुलना करें अपने आप से, तो पिछले 2-3 सालों में हम बहुत ऊपर हैं वर्ल्ड के मुकाबले। तो उसके हिसाब से जो लोगों की आमदनियां बढ़ी हैं, उन लोगों की आमदनियां बढ़ने पे तो सरकार से यही अपेक्षा की जाएगी कि वो टैक्स के अंदर रियायत दें, जिससे कि लोगों के पास एक अच्छी इनकम जो क्रिएट हो और वो उस वाली इनकम को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपने एजुकेशन के लिए उसके ऊपर लगा सकें। तो हमें उम्मीद यही है कि मोदी सरकार से कि अब मिडिल और जो लोअर लेवल के जो अपने जनता है उसके लिए एक अच्छा प्रावधान किया जाए
और उनको टैक्स में रियायत दी जाए। दूसरा, जो मिडिल लोग के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए तो बेसिकली जो एजुकेशन पे जो अभी डिडक्शंस हैं उनकी रेंज बढ़ाई जाए, और दूसरा जो मेडिकल पे जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो भी लिमिट्स हैं वो उनको बढ़ाया जाए, और दूसरा जो लोन्स हैं, जो हम हाउसिंग खरीदते हैं तो उसके लिए जो लोन्स वगैरह है उसके भी डिडक्शन बढ़ाई जाए। तो ये एक मिडिल मैन और एक जो डाउन द लेवल बंदा है उसके लिए ये बहुत जरूरी है। दूसरा, ये तो इनकम टैक्स की बात है। अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो बहुत सी चीजें जिनके ऊपर जो कि कंज्यूम करते हैं अपने डाउन द लेवल लोग या मिडिल लोग, तो उन जो बहुत जरूरी चीजें जैसे मेडिकल है या एजुकेशन है, उनके ऊपर तो जीएसटी बिल्कुल खत्म होना चाहिए, क्योंकि इससे ही एक जो मिडिल मैन और जो डाउन द लेवल बंदा है, पॉवर्टी लेवल का बंदा है, वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पाएगा और एक मेडिकल की सुविधा ले पाएगा। तो यही हमारा मोदी सरकार से, मैडम सीतारमन से यही आग्रह है, यही रिक्वेस्ट है कि आप जो डाउन द लेवल है वो मिडिल लेवल को रख के आप इस चीज को पेश करें। और दूसरा, हाई लेवल के लिए जो आपकी वैसी चीजें हैं जो बेसिकली कार है या ऐसी लग्जरी चीजें हैं, उनके ऊपर आप टैक्स बढ़ाएं, वहां से आप टैक्सेशन लें। दूसरा, आप कॉर्पोरेट के लिए, कॉर्पोरेट वाले केस में देखो टैक्सेशन आप कम करते जा रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन कॉर्पोरेट के अंदर कि हमें पता है कि कॉर्पोरेट टैक्सेशन में देखो कॉर्पोरेट हमेशा प्रॉफिट कमाती है और प्रॉफिट पे एक टैक्स देती है गवर्नमेंट को। तो बेसिकली क्या है कि कॉर्पोरेट को भी समझने की जरूरत है कि वो इतने सारे एक्सपेरिमेंट ना करें कि जो डिडक्शन के अंदर गवर्नमेंट से ले लें और जिससे कि गवर्नमेंट को बहुत टैक्सेशन का नुकसान हो। तो इसलिए वही बंदा, वही व्यापारी जिसको अपने काम का अनुभव हो, उस अनुभव के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करे और उसके अंदर एक्सपेंसेस लगाए। क्योंकि बहुत से व्यापारी क्या करते हैं कि उनको अनुभव होता नहीं है और वो अपना खर्चा कर देते हैं, और खर्चा करने के बाद अपनी P&L के अंदर सारा खर्चा दिखा के वो टैक्स को मिनिमाइज कर देते हैं, और वो काफी टाइम तक वो लॉसेस का फायदा भी उठाते रहते हैं। तो इसलिए व्यापारी वर्ग को ये सलाह है कि वो अपने एक्सपर्टाइज लोगों से सलाह लें और इतना जो गवर्नमेंट के ऊपर जो टैक्सेशन का नुकसान है उसको कम से कम करें। तो ये मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सभी वर्ग हैं, जो बड़े वर्ग हैं, वो गवर्नमेंट के प्रति सहानुभूति रखें, उनको टैक्सेशन के अंदर मदद करें, और जो छोटे वर्ग हैं उसके प्रति गवर्नमेंट जो है उन छोटे लोगों के प्रति या मिडिल लेवल के प्रति वो अपने एक सहानुभूति को दिखाएं। तो यही मेरा एक आग्रह है। ठीक है सप्रा जी, किस तरह का ये बजट आप देख रहे हैं, क्योंकि आर्थिक सर्वे पेश किया जा चुका है और पीएम मोदी ने भी कल काफी कुछ संकेत दिए हैं, तो क्या कुछ उम्मीद है इस बजट से? कल आर्थिक सर्वेक्षण में मैडम सीतारमन जी ने यही बोला है, ये मतलब जो है ना मिडिल क्लास को ये फोकस रखेंगे, और यही भाषा जो है फिर हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी यही बोला है भाई, वहां मतलब इस बजट सत्र में ये जो बजट है वो गरीब व्यक्ति के लिए है, और जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय के लिए, उस पे फोकस किया गया है। उन्होंने एक अच्छी भाषा भी बोली है भाई, अब उनके घर में महालक्ष्मी आने वाली है। और इसी तरह से हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी ने, उन्होंने भी यही बोला है भाई, उन्होंने भी जो फोकस इस पे जो उम्मीद है, मध्यम वर्गीय शब्द यूज किया है भाई, ये जो बजट है ये मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार 72% ये जो न्यू रिजीम है उसमें जो है उन्होंने अपना रखी है, और ये सारे इसमें आते हैं जी। नियरली अब जिनकी जो सैलरी है हमें उम्मीद है इसमें अब नया स्लैब आने की उम्मीद है, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय जिनकी इनकम जो है ना 15 से 20 लाख के बीच में पर एनम होती है, उस पर उम्मीद है उनको राहत मिलेगी। क्योंकि पहले 15 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है उस पर 30% टैक्स बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है इस बजट से मध्यम वर्गीय परिवार पे ये फोकस किया जाएगा। इसके साथ साथ जैसे कल हमें इन सभी महोदय के जो अभी भाषणों से हमें यही पता चला है भाई, इसमें चाहे वो गरीब व्यक्ति है, चाहे मध्यम वर्गीय, चाहे वो अपना नौकरी पेशा है, चाहे वो बेरोजगार है, चाहे किसान है। अब किसान की भी जो निधि है उम्मीद है उसको बढ़ाया जाएगा। पहले जो 6,000 पर एनम होती है उसको उम्मीद है 8-10 हजार पे किया जाएगा, क्योंकि किसान अच्छी तरह से पीड़ित है और उसने अपने आंदोलन के जरिए भी उन्होंने जता रखा है भाई, हम भी हैं और हमें हमारे हित होना चाहिए। और उम्मीद है किसान वर्ग भी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी आज भी हमारे देश में काफी लोग इससे जुड़े हुए हैं, पूरा रोजगार कृषि पे भी है, तो किसान को भी बिल्कुल टकी आज लगाए बैठा है। चाहे इसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, चाहे वो
जो चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, सारा जो कॉरपोरेट जो जगत है वो भी आज उम्मीद लगाए बैठा है बजट पे। भाई हमें मैडम जो वित्त मंत्री हैं आज हमें निराश नहीं करेंगी। जिस तरह से उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण में थोड़ी सी जो इशारा किया है, भाई जो है महंगाई पे भी नियंत्रण किया जाएगा, रुपया जो है उसको भी मजबूत करने पे उम्मीद है ऐलान हो सकते हैं इसके लिए। इसके साथ साथ आज जो अभी हमारे साथी भी कह रहे थे, शिक्षा पे जोर देना चाहिए। शिक्षा, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसको अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके लिए आपको ढांचा भी देना पड़ेगा। स्कूलों में हायर एजुकेशन है या स्कूल एजुकेशन है, हर जगह आपके आज भी टीचर नहीं मिलते हैं। वहां पे जो रूरल एरिया में तो बेंच भी नहीं है, मतलब बच्चों को एजुकेशन का भी अभाव है अभी भी। इसी तरह से सिविल हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट में आपके पास हेल्थ एजुकेशन है ही नहीं, मतलब हेल्थ सर्विसेज आप प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे। अब कोरोना टाइम में आपने देख लिया। अब फिर भी आज जो कोरोना टाइम से जो मारा मारी थी, उसके बाद से जो अर्थव्यवस्था चरमराई थी, या उसके बाद जो युद्ध से जो अर्थव्यवस्था, पूरे वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था जो चरमराई थी, आज फिर वो काबू में आ रही है। हमें उम्मीद है हमारा जो देश, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे भाई 2047 में जो विकसित भारत का जो सपना है, जो संकल्प है, तभी पूरा होगा अगर सभी मिलके लोग काम करें और इसी तरह से मेहनत करें और उनका जो ग्रोथ रेट है उसी तरह से बढ़ता रहे, तभी हमारी अब ये तीसरी अर्थव्यवस्था होने वाली है। तो हमें उम्मीद है आज मैडम से हर वर्ग, चाहे वो गृहिणी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो युवा है, चाहे वो किसान है, हर वर्ग आज उम्मीद लगाए बैठा है हमारे वित्त मंत्री से। आज वो पिटारा खोलेंगी, लाल अपना जो कवर में, जो पहले तो ये भूरे रंग का होता था, उनमें पुराने टाइम में ब्रीफ केस लेकर आते थे। अभी हलवा सब सेरेमनी हो चुकी है और 11 बजे मैडम बजट पेश करेंगी। हलवा भी खा चुकी है। उम्मीद है ये हलवा आम जनता के लिए वो कितना मीठा साबित होता है, ये आज हमें उम्मीद है मैडम से। या इस हमारी जो तीसरी बार कंटिन्यू मोदी सरकार आई है, बिल्कुल जनता उम्मीद लगाए बैठी है आज मोदी साहब से, भाई हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिलेगा। राजेंद्र जादौन जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पिटारे में, क्या कुछ निकलेगा? क्योंकि संकेत तो काफी कुछ मिल चुके हैं, चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, आर्थिक सर्वे हो या प्रधानमंत्री का संबोधन हो। देखिए, ऐसा है कि ये जो बजट आता है पूरा आंकड़ों का खेल होता है जी, कि ये हमारे पास जो है इतना कलेक्शन हो रहा है, इतना हमारे पास कर संग्रह हो रहा है, इतने और हमारे स्रोतों से ये हमें इतनी आमदनी हो रही है और हम इसमें से इतना खर्च करने जा रहे हैं। अब ये है कि सरकार अपनी प्राथमिकताएं भी तय करती है जी, कि हमें जो है विकास बढ़ाने के लिए, विकास दर बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र को ये आवंटन करना है, इस क्षेत्र को इतना आवंटन करना है और ये करना है। तो अब ये देखिए कि हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि वो जो आंकड़ों का खेल है बजट का, उससे धरातल पर जो है विकास दिखाई दे और खास तौर से आम आदमी को राहत मिले, जिसमें मध्यम वर्ग भी है और निचला तबका भी है, जिसमें बीपीएल, एपीएल ये सब आ गए। गरीबी की रेखा से ऊपर वाले और गरीबी रेखा से नीचे वाले और मध्यम वर्गीय भी आ गए। और जो उच्च वर्ग है उसको तो ज्यादा फिक्र होती नहीं है, क्योंकि वो सारी सुविधाएं ले रहा होता है और उनका सब काम जो है आसानी से चल रहा होता है। अगर महंगाई भी है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मान लीजिए कोई संसाधनों की, कोई चीजों की कमी है तो वो तो विदेश से भी मंगा सकते हैं, तो वो तो इतने सक्षम होते हैं। लेकिन आम आदमी की बहुत अपेक्षाएं होती है कि वो ये सोचता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधा, खास तौर से शिक्षा, स्वास्थ्य के और खाद्य तेल और खाद्यान्न के क्षेत्र में जो है ज्यादा से ज्यादा उसको सुविधाएं मिले, रियायतें मिले और महंगाई का कम से कम सामना करना पड़े। लेकिन इस समय सरकार जो है आंकड़ों के खेल में भी पिछड़ रही है। आंकड़ों का खेल ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है, फाइनेंस कंपनी एजेंसियां हैं, जैसे जो है एशियाई विकास बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, इनकी नजर में भी भारत की विकास दर जो है वो करीब 6.5% के आसपास रह गई है अभी चालू वित्त सत्र में। नए वित्त सत्र में तो बता रहे हैं कि 7.2% के आसपास रहेगी। तो ये जो 6.5% के आसपास की जो विकास दर है ये बहुत चिंताजनक है और ये मंदी को दिखाने वाली है कि अर्थव्यवस्था में जो गति वास्तव में होना चाहिए
वो गति नहीं है। जो विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए आर्थिक विकास दर जिस तरह से होना चाहिए वो घट रही है, और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि निजी निवेश की कमी है, और आवास क्षेत्र से जो है जितनी अपेक्षा थी मांग की वो मांग घट रही है। आवास क्षेत्र का मतलब है कि रियल एस्टेट में जो मकान और फ्लैट्स और ये सब बनाए जाते हैं तो उनकी मांग नहीं है। कारण क्या है कि लोगों के पास पैसे की कमी है, लोगों के पास जेब में पैसा नहीं पहुंच रहा, महंगाई ज्यादा हो रही है, लोग अपने खाने पीने की वस्तुओं में भी बचत करके और कटौतियां करने को मजबूर हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये सोचना चाहिए कि आम आदमी की जेब में पैसा पहुंचे। जब मांग बढ़ेगी तभी निजी निवेश बढ़ेगा। निजी निवेश इसलिए नहीं बढ़ पा रहा कि कंपनियां जो है सोचती हैं, जो भी पूंजी लगाने वाले जो फर्म है वो ये सोचती हैं कि अभी जो प्रोडक्शन होगा उसकी खपत नहीं होगी, उसकी बिक्री नहीं होगी, उसकी बिकवाली नहीं होगी, तो निवेश कैसे किया जाए। उस निवेश घटने की वजह से अर्थव्यवस्था में बहुत मंदी आ गई है। तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि महंगाई कम हो और महंगाई के साथ साथ आम आदमी की इनकम बढ़े। अब वो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ये था, उन्होंने मध्यम वर्ग के को लेकर फोकस करते हुए कुछ बातें कही। उन्होंने कहा देश के विकास में मध्यम वर्ग का बड़ा योगदान है। तो उम्मीद की जा सकती है कि मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब में और तमाम और दूसरी योजनाओं के जरिए राहत मिलेगी। इस बजट में ये उम्मीद की जा सकती है। पिछली बार बजट था 48,20,000 करोड़ से कुछ ऊपर का, तो बजट का वो कुछ न कुछ बढ़ेगा, 8-10% बढ़ने की उम्मीद है। तो ये है देखना है कि सरकार किस तरह से रियायत देती है। देखिए कि अभी सरकार ने जो है जो ओबीसी क्लास की जो क्रीमी लेयर की जो लिमिट थी वो 8 लाख रुपए सालाना की कर दी है। तो इसको मिनिमम 8 लाख मानिए, मध्यम वर्ग को तो आप 15 लाख तक, तो अभी आपने 3 लाख रुपए सालाना की आय को कर मुक्त रखा है, उसको कर मुक्त आय को और बढ़ाइए ताकि लोगों की जो है क्रय शक्ति बढ़े। अब आप जो है सरकारी खजाने में पैसा ले जा रहे हैं, उसको अपने तरीके से उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी की क्रय शक्ति अगर घट गई, देखिए ये अर्थव्यवस्था, इसको मानसून के जरिए समझा जा सकता है। मानसूनी व्यवस्था क्या है कि मौसम विक्षोभ बनता है, समुद्र से मानसूनी हवाएं चलती हैं, वो समुद्र से पानी भाप के रूप में लेती हैं और इधर आके मैदानी इलाकों में, धरती इलाकों में आके वो जो है बूंदों में बरस जाती है। फिर वो पानी तमाम तरह से जो है अनाज उत्पादन और हरियाली और पेयजल और सबकी आपूर्ति करने के बाद भी जो है नदी नालों के जरिए वापस समुद्र में लौट जाता है। तो वे अर्थव्यवस्था भी इसी तरह से है। अगर आपके आम आदमी की क्रय शक्ति ठीक होगी तो वो खरीदेगा, जब वो खरीदेगा तो कारखाने काम करेंगे, कारखाने काम करेंगे तो रोजगार मिलेगा। ठीक है, यानी कि बुनियादी जरूरतें भी अभी हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब केंद्रीय वित्त मंत्री राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंची हैं, राष्ट्रपति से मिल चुकी हैं, उनको बजट के बारे में जानकारी देने के लिए पहुंची थी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब राष्ट्रपति भवन पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं बजट को लेकर के, क्या कुछ इस बजट में रह सकता है, कितना खुशियों का पिटारा इस बजट में खुलेगा, इस बजट में सामने आएगा, उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं लगातार रामराजू शर्मा जी। लेकिन जो भी अभी तक की चर्चा में निकल करके सामने आया, कई सारी ऐसी बुनियादी चीजें हैं। हम देश में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, देश लगातार विश्व में आगे बढ़ रहा है, मजबूत स्थिति में पहुंच रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी बुनियादी चीजें हैं, चाहे वो राशन को लेकर के सवाल उठ रहे हो कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन राशन पर निर्भर है, हर महीने राशन की दुकानों की तरफ उनको देखना पड़ता है कि राशन कब आएगा, कब आ रहा है, कब मिलेगा, या फिर कई और महत्वपूर्ण चीजें हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें, कई ऐसी बुनियादी समस्याएं भी हैं देश के सामने। उनको लेकर के इस बजट में क्या कुछ खास प्रावधान रह सकते हैं? के बाद में हमारा देश बहुत जल्दी थम रहा है। हमारा जो जीडीपी है, विकास दर कहते हैं जिसको, जी 6.3 से 6.8 होने की संभावना है। और मैं इतना कहूंगा ये सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बड़ा ऐतिहासिक बजट होगा और इसमें मैं समझता हूं सभी वर्ग इससे लाभान्वित होंगे, सभी वर्ग इसकी तारीफ करेंगे। और बड़े हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा अनुभव है, हमारी जो वित्त मंत्री हैं उनका भी बड़ा अनुभव है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक बजट होगा, इससे बड़ा लाभ होगा और विकसित भारत का सपना साकार करने में इसकी अहम भूमिका होगी। जी
जी दिनेश जी, जिस तरीके से रामराजी जी भी कह रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस तरह की बातें कही हैं कि विकसित भारत को नई ऊर्जा, जो विकसित भारत का संकल्प है उसको ये नई ऊर्जा देगा। ये बजट इस तरह का बजट होगा और इसमें विशेष रूप से मिडिल क्लास को लेकर के काफी उम्मीदें इस बार एक्सपर्ट्स भी लगाए हुए हैं कि काफी राहत मिडिल क्लास लोगों को, गरीबों को इस बार इस बजट से मिलने वाली है। क्या कुछ लग रहा है, कितना इसमें ध्यान विशेष रूप से मिडिल क्लास लोगों का रखा जा सकता है? जितेंद्र जी, ये हमारा है जी, और इस देश से हम प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य वास्तव में स्वर्णिम हो। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो 2047 की बात करते हैं, हम तो चाहते हैं परमात्मा उनको इतनी शक्ति दे दे कि वो 2027 में उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले, जिसकी कल्पना वो 2047 में करते हैं। जी, परंतु मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सदियों पहले कहते थे कि हमारे देश में बड़ा अंधविश्वास चलता था, झाड़ फूंक चलता था, टोने टोटके चलते थे, तंत्र मंत्र चलते थे। अब आप देखिए ना, अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री कोरोना के अंदर थाली बजा के कोरोना को भगा देता है, टॉर्च जला के कोरोना को भगा देता है, और हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिलते, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं मिलती, लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं, उनको दवाइयां नहीं मिलती, तो किस 2047 की कल्पना प्रधानमंत्री कर रहे हैं? और क्यों इस पूरे 140 करोड़ की आबादी को मूर्ख बनाने का काम कब तक करेंगे? 90 करोड़ लोगों को वो खुद कहते हैं कि मैं 5 किलो राशन देता हूं। 5 किलो राशन पर जिस देश की 90 करोड़ आबादी 5 किलो राशन पर जिंदा है, वो कहते हैं कि हमारा राष्ट्र विकसित हो रहा है। मैं छोटे से उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगा कि 1947 में देश आजाद हुआ और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने सत्ता संभाली। उन पहले 67 सालों में देश के ऊपर कुल कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए का। 67 साल का, हितेंद्र भाई सुन लीजिए, 67 साल में देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज कितना है? है 230 लाख करोड़ का कर्जा। 4 गुने से ज्यादा 10 साल में कर्जा कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। और पिछले 10 साल के अंदर 25 लाख करोड़ रुपया जो मैं आपको बता रहा हूं, वो उन्होंने अपने उन मित्रों का लोन सेटल कर दिए जिसको जनता भुगत रही है, जिसकी वजह से महंगाई का ये आलम है। पिछले 5 साल के अंदर 11 लाख करोड़ रुपया सेटल किया अपने उन मित्रों का, और जिनके लिए बार बार विश्व गुरु, डंकापति, लंकापति, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, उनके दर्जनों मित्र हिंदुस्तान में से अरबों रुपया, जनता का पैसा, हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा, वो बैंकों के माध्यम से लेकर भाग गए। एक आदमी को नहीं पकड़ पाए, एक आदमी को विदेश से पकड़ के नहीं ला पाए हमारे विश्व गुरु जी। किस तरीके की सरकार है? और मैं ये कहता हूं कि आप बजट जो पेश करोगे, कितना बढ़िया बजट, आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। इनकी निर्मला सीतारमण जी क्या कहती हैं कि अगर आपने आज कोई कार खरीदी है 10 लाख रुपए में, आपने 8 साल वो कार चला ली, 6 साल चलाई, 5 साल चलाई, 4 साल चलाई, उसके बाद आपकी कार बिकती है 1 लाख रुपए में, तो जो 9 लाख रुपए का डिफरेंस है, 9 लाख रुपए के डिफरेंस का जीएसटी देना पड़ेगा आपको। अब हितेंद्र भाई, 10 लाख की जब मैंने कार खरीदी थी तब भी मैंने जीएसटी दिया था, और आज जब मेरी वो 1 लाख में बिक रही है, 9 लाख का घाटा तो मुझे पहले ही हो गया उसमें। अब 1 लाख की जब गाड़ी बिक रही है तो मुझे जीएसटी 1 लाख का नहीं मांग रही सरकार, कहती है तुमने 9 लाख रुपए का जीएसटी जमा करना पड़ेगा, डिफरेंस का, खरीद और बिक्री का। तो 9 लाख का जीएसटी 1,62,000 रुपए हो गया। तो मैं 1 लाख में जिसको कार बेचूंगा, 62,000 अपनी जेब से भरूंगा निर्मला सीतारमण जी को, तब जाके 2047 में यह देश विकसित होगा। जितनी योजनाएं बन रही हैं केवल अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के लिए बन रही हैं। अब मैं छोटा सा उदाहरण ठीक है, इसके बारे में मैं एक्सपर्ट से और ज्यादा अच्छे से समझूंगा जो सवाल आपने उठाया है, लेकिन ओंकार जी, जिस तरह की
बातें कही गई हैं, जिस बात को लेकर के कहा गया है एक बड़ा लक्ष्य जो है वो रखा गया 2047 तक विकसित राष्ट्र का, क्योंकि विकसित राष्ट्र बनना कोई ऐसे तो नहीं है कि भाई 1-2 दिन में बन जाएगा, तो लक्ष्य तो लंबा ही रखना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री ये भी कहते हुए नजर आए कि जब 1940 के आसपास जब देश का युवा ये सोच रहा था कि देश आजाद होगा, और जिस तरह की 20-25 साल बाद उन्होंने खुशी मनाई थी जब देश आजाद हो गया, वैसा ही कुछ अब है, क्योंकि 75 साल हो गए हैं और गणतंत्र को भी बने देश को, और जब 2047 में देश पूरा 100 साल का जश्न मनाएगा अपनी आजादी का, तो उस वक्त विकसित राष्ट्र होगा, और उस वक्त आज के जो युवा हैं उनमें एक अलग ही खुशी और उत्साह देखने को मिलेगा। लेकिन इस बजट से एक नई ऊर्जा उस दिशा में मिलेगी, तो आपको क्या उम्मीदें हैं जब पिटारा खुलेगा 11 बजे, तो क्या कुछ खास युवाओं के लिए, देश के गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए रह सकता है? हितेंद्र जी बिल्कुल ठीक कहा। जी। विकसित राष्ट्र बनने के लिए योजना तो लंबी चाहिए, 2 दिन में तो विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता, लेकिन योजना बनाएगा कौन? क्या योजना बनाई? आज इनको 10 साल से ऊपर हो गए जी। क्या ये सिर्फ मंत्रोच्चारण से और राम मंदिर बनाने से हमारा देश विकसित राष्ट्र हो जाएगा? कतई नहीं होगा। गरीब व्यक्ति को आंकड़ों से कोई मतलब नहीं, ना उसको आंकड़ों की समझ है, उसको तो 2 रोटी चाहिए, और उसके पेट की आग तब शांत होगी जब उसके पेट में 2 रोटी जाएंगी। वो 2 रोटी कौन डालेगा? बजट ही तो डालेगा जी। आमतौर पर बजट को हम इनकम टैक्स से जोड़ देते हैं, सिर्फ इनकम टैक्स भी हमारा इनकम टैक्स इतना हो जाएगा, आय इतना हो जाएगी, आयकर इतना हो जाएगा, तो बजट बहुत बढ़िया है। नहीं, बजट बढ़िया और घटिया यहां पता लगता है कि आपने सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या किया, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए क्या किया। आमदन कर, इनकम टैक्स के ऊपर एक लाइन बोलना चाहूंगा, इसके अगर रेट्स कम कर दिए जाए, आमदन कर की दर कम कर दी जाए। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मैं अपनी आमदन ज्यादा से ज्यादा दिखाऊं जी, लेकिन उसको इनकम छुपानी पड़ती है। किस लिए? क्योंकि टैक्स के रेट ही बहुत ज्यादा है, 30% तक टैक्स के रेट है। अगर इस रेट को हम 10%, 12% तक लिमिट कर दें, तो प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा, हमें हमारे अंदर भावना आएगी कि हम अपनी आय को और अधिक करें, और अधिक करें। इतने पर ज्यादा रेट, टैक्स रेट होने से जनता में हतोत्साही की भावना पैदा होती है। और आज मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मोदी जी ने कहा था 2022 में प्रत्येक व्यक्ति के सर पर छत, छत में नल, नल में जल होगा। क्या संभव हो पाया? आज एक बहुत बड़ी आबादी मकान से वंचित है, और हाउस लोन लेने जाए ना, बैंक वाले हाउस लोन देते नहीं है। स्कीमें तो बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की गई थी, धरातल पर कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला? कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी मिली? गिनती के चंद बंदे। इन योजनाओं को क्यों नहीं धरातल पर सही तरीके से उतारा जाता? और अगर हम हर व्यक्ति को घर देने की योजना बनाते हैं, बहुत अच्छी योजना है, और मैं चाहता हूं 77 वर्ष बीत जाने के बाद छत तो होनी चाहिए जी। आप ऐसी योजनाएं क्यों नहीं बनाते कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हाउसिंग सेक्टर में आ जाएं? उनको आप हतोत्साहित करते हो, उनके ऊपर ऐसे कर लगा देते हो हाउसिंग सेक्टर वालों के कि वो मकान बनाने बंद कर देते हैं। आज ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के कारण जनता भर की दुनिया भर की रजिस्ट्रियां बंद पड़ी है, जनता परेशान है। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए हमारे को, और मुझे उम्मीद है इस बजट में ऐसी व्यवस्था होगी कि प्रत्येक व्यक्ति को छत मिले जी। छत मिलने का प्रोविजन सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती जैसे विदेशों में है कि अगर ऋण लेना पड़े, हाउस लोन लेना पड़े, तो उसका ब्याज 2%, 3% तक लिमिट कर दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को हाउस लोन मिले। ऐसी व्यवस्था अगर हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को छत मिल सकती है। आज अगर हाउस लोन की बात करें तो सरकारी क्षेत्र में 10%, 11% ब्याज है, और प्राइवेट क्षेत्र में जो दूसरी कंपनी कैप्री गोल्ड वगैरह, इनका तो ब्याज आप पूछ के हैरान हो जाओगे, लोन लेने से मना कर दोगे। और एक किस्त अगर आपकी डिफॉल्ट होगी, उस पर पैनल इंटरेस्ट इतना लग जाता है। एक व्यक्ति लोन लेता है 30 साल तक, उसका मकान गिरवी रहता है, और 30 साल में अगर 10 किस्तें टूट जाती हैं, 20 किस्तें टूट जाती हैं, तो लोन 10 साल और आगे चला जाता है। इस व्यवस्था को बड़ा गहन अध्ययन करके
हाउस लोन की व्यवस्था को सिंपल करना पड़ेगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति लोन ले सकते, प्रत्येक व्यक्ति घर बना सके। और मैं तो इतना कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, आप गरीबी की बात करते हो, आप बजट में ऐसी व्यवस्था करो कि गरीब व्यक्ति अपनी आमदन को बढ़ाए, गरीब व्यक्ति मेहनत करके अपने आप को काबिल बनाए। आपकी तरफ 5 किलो राशन के लिए ना देखे, आप 5 किलो राशन देके भिखारी ना बनाइए, आप योजना बनाइए ताकि आपके राज्य में जितने 5 किलो राशन लेने वाले हैं वो कम हो, उनकी आमदन बढ़े, वो सब रोजगार पाएं और वो क्षमता है उनमें। हमारे भारत के युवाओं में बहुत क्षमता है, लेकिन उस क्षमता का सही दिशा में प्रयोग करने की जरूरत है। ये हमारी सरकार नहीं कर पा रही। इनको तो सिर्फ एक ही बात है, हमने राम मंदिर बना दिया, हमने सप्रा जी, क्योंकि कई